किसी के कल्चर को बर्बाद करना है, देश बर्बाद हो जाएगा। किसी की लैंग्वेज को बर्बाद करना है, देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब आप सीधे यूथ को बर्बाद करते हो तो फिर बचता ही कुछ नहीं। वर्तमान सरकार बहुत बुरी तरह क्रैकडाउन कर रही है चिट्टा इधर से उधर लेके जाने वालों पे। हालांकि उसमें क्रिटिसिज्म ये होता है कि किंग पिन्स तो पकड़े नहीं गए, आप छोटे छोटे पेडलर्स को पकड़ते हैं। तो पेडलर्स भी ना पकड़े जाएं तो सरकार और क्या करे। बेटी अगर देर से आए घर तो हम कहते हैं कि बहुत चिंता हुई, बेटी कहीं बाहर रह गई। लेकिन बेटा अगर देर से आए तो उसको उस पर कोई पूछताछ नहीं होती। ये परिवार की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी लेकिन ये थी कि जो सेंटर से फंड्स आते हैं वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को लेने थे, उपयोगिता प्रमाण पत्र वहां जमा करवाने थे। नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। और आज हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सबसे पहले नवनीत जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम। नवनीत शर्मा वो शख्सियत है, हालांकि कवि हैं, लेकिन अब इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये खबरनवीस है, यानी ये संपादक हैं दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र के। और आज जिस विषय पे हम इनसे बात करने जा रहे हैं वो विषय है जो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे इस पहाड़ यानी इस पहाड़ी राज्य के सामने है। सबसे पहले नवनीत जी, आज हमारा मुद्दा जो है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और अक्सर आप लिखते भी रहते हैं। आप रोज शाम को पूरे प्रदेश की खबरें देखते हैं। जब पूरी खबरों को आप देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी भयावह तस्वीर आपके सामने उभर कर आती है? जी पंकज जी, सबसे पहली बात ये कि हिमाचल प्रदेश के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं सबसे बड़ी चुनौती देखता हूँ वो ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं और ख़ास तौर पे चिट्टा और ड्रग्स ओवरऑल भी, और ख़ास तौर पे जो चिट्टा है इसका जिस तरह से व्यापक प्रभाव या दुष्प्रभाव पूरे समाज पे, ख़ास तौर पे युवा वर्ग पे हो रहा है, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और इसलिए चिंताजनक है क्योंकि किसी के कल्चर को बर्बाद करना है, देश बर्बाद हो जाएगा। किसी की लैंग्वेज को बर्बाद करना है, देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब आप सीधे यूथ को बर्बाद करते हो तो फिर बचता ही कुछ नहीं है। और ये युवाओं तक जो बात आ गई है, मैंने बल्कि पीछे लिखा भी था, हमने कैंपेन चलाया था इस चीज़ पे, क्योंकि जब बहुत इस तरह की चीज़ें आने लगी तो फिर हमने एक न्यूज़ कैंपेन चलाया। और कैंपेन का मतलब यही था कि कम से कम जो पाठक हैं वो एक तरह से उनमें उस चेतना का संचार हो कि हिमाचल किस नहज पे पहुंच गया है, किस दौर से गुजर रहा है। तो आप देखें कि चिट्टे से जब भी कोई मरता है तो या उसका शव मिलता है तो वो घुटनों पे औंधा होके, और यहाँ एक सिरिंज और एक एल्युमिनियम फॉयल उसके पास मिलती है, एक चम्मच मिलेगा या माचिस मिलेगी। तो ये मॉडस ऑपरेंडाई है इनका। और मुझे तो ये लगता है कि ये हिमाचल को घुटनों के बल इसी तरह बिठाने और फिर अंततः एक शव में परिवर्तित कर देने की साजिश है जो जाहिर है प्रदेश के बाहर से रची जा रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे बड़ी समस्या फिलहाल और कोई नहीं है। ये दौर था जिस दौर में हम होते थे, माँ बाप कहते थे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। जी। आज हम उस दौर में है जब माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने ना बने, कम से कम नशे के गर्त में ना जाए। तो शुरुआत करता हूँ, आपको क्या लगता है कि इसके लिए जवाबदेह कौन है? आपको सरकार, सबसे पहले हर आदमी की उंगली सरकार की ओर उठती है, लेकिन सरकार, परिवार और समाज, ये तीन अलग अलग पहलू है। जी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इसके लिए सबसे बड़े आपके हिसाब से, हालांकि तीनों की बराबर है, सबसे बड़ा इसमें जिम्मेदारी किसकी? आप ये देखें कि अगर ये सीधे सीधे जो लोग इसके लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं या सरकार को इंगित करते हैं, वो तो कोई बड़ी तार्किक सोच नहीं है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले पंकज जी माहौल या परिवेश बनता है अपने घर से। और इसमें एक सबसे बड़ा जो पक्ष आ गया है, सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि जब से इस समाज की मुट्ठी में संसार आ गया है, यानी मोबाइल फोन आ गया है, इसने सबसे पहले क्या किया, हमारी तहजीब खत्म कर दी। चार लोग आपस में बैठे हैं लेकिन सब अपने अपने फोन पे व्यस्त हैं। यही बच्चों के साथ है। अब यहाँ परिवार की जिम्मेदारी शुरू होती थी। पहले दादी नानी की कहानियां होती थी, दादा के पास बच्चे बैठते थे और उनको वो जो हम पहाड़ी में कहते हैं दिख सिख परंपरा, देख कर और सीख के हुए, है ना, और सीखते हुए जो बुजुर्गों से मिलता था, कहावतें मिलती थी, है ना, कि पखला मानू खोदला पानी, इस तरह की चीजें, ये जो एक उनके साथ हमें फोक लिटरेचर ही नहीं मिलता था,
बल्कि एक तरह से एक सीख मिलती थी। अब वो कोजीनेस, वो जो एक वातावरण घरों का था, संवाद का वातावरण, वो खत्म हो गया। वो सारा समय स्क्रीन टाइम पे आ गया है अब, और वो डिफरेंट गैजेट्स हैं, उनमें बच्चे बिजी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जिम्मेदार ऊपर से समाज की ये सोच, मुझे लगता है कि परिवार सबसे बड़ा घटक है पहला, जिसको ये चीज रोकनी थी। संवाद के जरिए रोकते, बच्चों के साथ एक अच्छा रेपो बना के रोकते, रुआब दिखा के रोकते, प्यार से रोकते, दुलार के रोकते, फटकार के रोकते। वहां परिवार ने ये जिम्मेदारी अपनी मिस की है। उसके बाद जो हमारे ये अब देखें इसके साथ क्या हो रहा है, सरकार का रोल तब आता है जब अब आप देखिए पुलिस को वर्तमान सरकार बहुत बुरी तरह क्रैकडाउन कर रही है चिट्टा इधर से उधर लेके जाने वालों पे। हालांकि उसमें क्रिटिसिज्म ये होता है कि किंग पिन्स तो पकड़े नहीं गए, आप छोटे छोटे पेडलर्स को पकड़ते हैं। तो अब पेडलर्स भी ना पकड़े जाएं तो सरकार और क्या करे। लेकिन ये तो हो गया, ये सारे एफर्ट्स जो हैं हमारे, ये सप्लाई को कम करने की तरफ इंगित हैं। लक्ष्य ये है कि सप्लाई कम हो। मेरी विनम्र राय में ये मानना है कि सिर्फ सप्लाई कम करने से चीज़ें सुधार की तरफ जाने वाली नहीं है। सबसे पहले डिमांड जो ड्रग की है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसके लिए जो जो तंत्र अब प्रदेश का सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है उसको सक्रिय होना चाहिए था। पिछले 5 साल में आप उसकी कारगुजारी देख लें। मैं ये नहीं कह रहा इसी सरकार की बात है, आप पिछली सरकार में भी देखें हुआ क्या है, त्रासदी क्या है। एक मानसिकता ये है कि बेटी अगर देर से आए घर तो हम कहते हैं कि बहुत चिंता हुई, बेटी कहीं बाहर रह गई। लेकिन बेटा अगर देर से आए तो उस पर कोई पूछताछ नहीं होती। ये परिवार की जिम्मेदारी थी। सरकार की जिम्मेदारी कहाँ है? पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। सरकार की जिम्मेदारी लेकिन ये थी कि जो सेंटर से फंड्स आते हैं वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को लेने थे, उपयोगिता प्रमाण पत्र वहां जमा करवाने थे। मुझे नहीं पता वो हुआ या नहीं। इशारा मेरा ये है, या मुझे जितना मैं अपने सोर्सेज से पता लगा सका हूं, ऐसा कुछ पिछले 4-5 वर्षों में नहीं हुआ है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ऐसा विभाग माना जाता है, पूरे देश में ये मानसिकता होगी पंकज भाई, लेकिन हिमाचल में तो है कि फलाने को क्या मिला, पीडब्ल्यूडी मिला, फलाने को क्या मिला, जल शक्ति मिला, फलाने को क्या मिला, ट्रांसपोर्ट मिला जी। लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ऐसा एक बेचारा वंचित और बहुत दबा कुचला विभाग माना जाता है कि अगर किसी को पनिश करना है तब इस विभाग में भेज दो, डायरेक्टर बना के या कुछ भी बना के। या फिर अगर किसी ने आराम करना है, कोई एक्सपेक्टेशन का जोर नहीं है सरकार से कि आप हमें ये परफॉर्म करके दिखाओ, तो ऐसे अधिकारी को वहां भेज दो। तो इस मानसिकता ने भी हमारा जो करेक्टिव मेजर्स इस स्फीयर में लिए जाने थे उनका बहुत नुकसान किया है। इसलिए पहली जिम्मेदारी परिवार की, फिर अध्यापकों की या जिनके साथ बच्चे समय बिताते हैं, और डिमांड साइड को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि इस विभाग की भी जिम्मेदारी है। आपने बहुत बड़ी बात कही, सामाजिक अधिकारिता विभाग प्रदेश में, ठीक आपने उसे पनिशमेंट माना जाता है, बल्कि कुल मिलाकर के इस विभाग की कोई अहमियत नहीं मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो नशे के साथ जो समस्या है कि अगर एक नशे वाला आदमी पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस का मामला माना जाता है जी। अगर उसे कहीं हमने अस्पताल कहीं दिखाना है उसको तो बात हेल्थ डिपार्टमेंट पे चले जाती है, जबकि सामाजिक अधिकारिता विभाग के हाथ में कुछ नहीं है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की ओवरऑल कमी है, क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जिस तरह आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने एक लव चेतना मॉड्यूल बनाया था हिंदुस्तान में वो लागू जी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 5 साल से कोई भी सरकार उसे लागू नहीं कर पाई। जिस तरह आप कह रहे हैं कि परिवार के साथ जब स्कूलों में भी जब खुली चर्चा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कम्युनिकेशन भी एक कारण है कि अब संवाद जो है, चाहे बच्चे और माँ बाप है, चाहे टीचर और वो है, चाहे समाज के लोग और युवा है, संवाद की कमी को कितना मानते हैं? बहुत ज्यादा। ये सारे विषय ही संवाद के हैं। आप देखिए कि 2 देशों का युद्ध भी अंततः मेज पे ही टलता है, या उसका हल भी मेज पे ही निकलेगा। इसी तरह जो भी मुद्दे जो हमें परेशान करते हैं, नैग करते हैं, इरिटेट करते हैं, या हमारी कार्यक्षमता को कम करते हैं, उनको सुलटाने के लिए मुझे लगता है संवाद एक बहुत बेहतर तरीका था। लेकिन आप देखें कि संवाद कैसे खत्म हुआ। आप व्हाट्सएप की भाषा देखिए, बच्चे पेरेंट्स के साथ संवाद नहीं करते,
पेरेंट्स बच्चों के साथ संवाद नहीं करते, फोन नहीं लेके दिया, इस जिद पे कोई सुसाइड कर लेता है। पुलिस उसका बयान लेती है तो माँ बाप ये कहते हैं असा क्या करिए, मंदा ही नहीं, ठीक, हाँ, या ये कुछ कर लेगा। ये जो कुछ कर लेगा वाली मानसिकता है, यहाँ भी संवाद की कमी है। स्कूलों में जाके ये हुआ है कि चाइल्ड लाइन, मुझे क्षमा करिएगा, चाइल्ड लाइन 1098 ये वो झूठी शिकायतें भी उसमें बहुत आती हैं। कई मामले ऐसे आते हैं। अगर कोई टीचर जोर से डांट दे, हमारे टाइम पे तो क्या क्या डांटनी पड़ती थी और क्या नहीं होता था, लेकिन अब ये एक ऐसी पौध हम पैदा कर रहे हैं जिसके साथ ना कोई संवाद कर सकता है। और इसके संवाद के स्तर क्या हैं? मेरे को चाय नहीं पीनी, मेरे को दूध नहीं पीना, ये मेरे को, आप सिर्फ भाषा के लिहाज से ही गर्त में नहीं जा रही है पीढ़ी, ये इसलिए भी गर्त में जा रही है क्योंकि भाषा की जगह स्लैंग ने ले लिया। स्लैंग कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन भाषा का अपना एक वैभव होता है, भाषा का अपना एक स्वरूप होता है, भाषा की अपनी एक औपचारिकता होती है जिसको निभाया ही जाना चाहिए। तो उस स्तर पे, अच्छा, सरकारों के स्तर पे क्या है? आप किसी, एक तो सारी अधिसूचनाएं गवर्नर इज प्लीज्ड, वहां से शुरू होते हैं, राज्यपाल हमेशा खुश ही होते हैं। एक टेक्निकल वर्ड, हाँ बिल्कुल, वो परमानेंट है। कोई आईएएस चिट्ठी लिखेगा वेयर एज आई, आईएएस वेयर एज आई, वो आई इतनी प्रधान हो जाती है कि जो क्रक्स मैसेज जो कन्वे होना है, जो बात संप्रेषित होनी है, वो तो कहीं दब ही जाती है। तो ये मुझे लगता है कि सब कुछ एक बार फिर से इसको पुनर्परिभाषित और पुनर्निर्धारित करने की जरूरत है। ये संवाद एक माँ का बच्चे के साथ भी संवाद हो, उस संवाद में मुझे लगता है कि अब वो ऊष्मा नहीं बची है जो पहले होती थी, या वो एक ताप नहीं बचा है जो बच्चे को पिघला देता था, या बच्चे की बात सुन के माँ बाप मेल्ट हो जाते थे, या अध्यापक की वो इज्जत नहीं बची। अध्यापकों ने खुद भी गंवाई होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर पक्ष ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है, इसलिए हम इस नहज पे पहुंचे। मैं आपके अखबार देख रहा था, उसमें बड़ा हेडिंग जबरदस्त था, पहले आदि फिर अपराध। वर्तमान में हमारी जेलें जो है वो 44% तक जो है वो एनडीपीएस एक्ट के लोगों से भरी जी, और जेलें ओवरलोड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, रोज जो है बच्चे पकड़े जा रहे हैं, और ये सब के सब आदि है। आदि के बाद इनका इस्तेमाल करके अपराधी बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं, ये तो बेचारे विक्टिम हैं, तो विक्टिम को जब अपराधी बना दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में हम एक और ऐसी पीढ़ी पैदा नहीं कर रहे हैं जिसे अपराधी की श्रेणी में लाया जाएगा, या उनको किस तरह से समाज के साथ हम जोड़ पाएंगे? ये मुझे लगता है पंकज जी, हमारी आज की इस चर्चा का सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी बिंदु है जो आपने भी उठाया। आप ये देखें कि जब हम किसी की बाजू पे चोर लिखेंगे, गुदवा देंगे उसको, ये पुलिस केस होना, ये सारी बातें, ये किसी की बाजू पे चोर लिखना ही है। तो जब जो आदमी पहले से पीड़ित है, जो आदमी पहले से शिकार है, हम विक्टिम को क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि इससे कोई हमारी बड़ी, देखिए पुलिस भर्ती में युवा जा रहे हैं, हाँफ रहे हैं क्योंकि अंदर कुछ नहीं बचा है। तो विषय ये था कि इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हम सिर्फ, हमारे यहाँ क्या हो गया कि बड़े बड़े लीडर्स ने, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने भी ये मान लिया कि चिट्टा दूर करना इज अ पुलिस प्रॉब्लम, वेयरएज इट इज नेवर अ पुलिस प्रॉब्लम। पुलिस एक सप्लाई साइड कम करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो साथ में हो सकती है, लेकिन फिर वही बात आती है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को एक अंतर विभागीय दल बना करके उसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना था। इसमें एजुकेशन विभाग भी होता, शिक्षा विभाग होता, इसमें स्वास्थ्य विभाग होता, इसमें पुलिस होती, और हेल्थ, बिल्कुल स्वास्थ्य होता। तो ये इस तरह के सब जो विभाग मिलके फिर एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच अगर कहीं करते तो शायद हमें विक्टिम को अपराधी बनाने की नौबत ना आती। और इसमें आग में घी डालने का काम पंकज जी वो पंचायतें कर रही हैं या वो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, जो ये घोषणाएं रोज सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं कि अगर आपने चिट्टे का इस्तेमाल करता हुआ कोई पाया गया, आपने देखा किसी को, तो हम पंचायत उसकी सुविधाएं बंद कर देगी। पंचायतें, पहले तो मैं ये नहीं, मुझे समझ में आता है कि पंचायतें ऐसी कौन सी न्यूयॉर्क लेवल की सुविधाएं दे रही हैं जो स्नैच हो जाएंगी। नंबर 2,
अगर किसी का परिवार, हमने कई सक्सेस स्टोरीज भी छापी थी पंकज जी उसमें अपने कैंपेन में। हमने ये नहीं किया कि बुरा हाल है, हमने ये भी कहा कि आशा का सूरज कहाँ से आ सकता है। तो उसमें जिन लोगों ने रिवाइव किया उनकी भी फर्स्ट पर्सन में, बल्कि आत्मकथात्मक शैली में हमने कहानियां उनकी छापी हैं अखबार के मेन पन्नों पे, ताकि एक आशा का संचार भी हो कि नहीं, इस गर्त से आप बाहर आ सकते हैं। तो उसमें वो पंचायतें अब घोषणाएं कर रही हैं कि जी ये, तो जो व्यक्ति बाहर आना चाह रहा है उसका परिवार उससे मदद कर रहा है, उसने इतनी हिम्मत की है संवाद करने की अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अभिभावकों के साथ कि जी मैं इस गर्त में फंस गया हूं और कृपया मुझे बाहर खींच लीजिए, और उसके अभिभावक उसकी सहायता कर रहे हैं, तो वो परिवार पहले ही व्यस्त है मुख्य धारा में वापसी के लिए। वो इस तरह से भी वो विक्टिम है और स्टिग्मा भी लगा है उन पे की, बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो स्टिग्मा है। माँ बाप इसलिए छुपाते हैं कि समाज में हमारे रेपुटेशन है, लोग क्या कहेंगे जी। वो स्टिग्मा दूर करने के लिए अगली बात जो सबसे प्रमुख जो मेरे दिमाग में आ रही है कि प्रदेश में इतने लोग जो हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इलाज की व्यवस्था क्या है। हम कहते हैं नशा निवारण केंद्र अगर मैं देखूं तो जिला कांगड़ा में कितने हैं, आप सबसे बड़े जिले से शुरुआत करते हैं आप, और शिमला में देखिए, और जो प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर हैं उन पर किसी भी तरह का कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये सुविधाएं ना होना और ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट भी कहता है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी के लेवल से नीचे मिलती है तो आपको एक मौका दिया जाता है कि आप कहां जाएंगे, और पुलिस के लिए चुनौती होगी उन लोगों को मैनेज करना जो ड्रग में पकड़े हैं, क्योंकि वो तो एडिक्टेड है। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश में जो हालात हैं, नशा निवारण केंद्र सरकारी स्तर पे नाम मात्र है, और इतने हिमाचल के लोग धनी नहीं है कि वो 40,000 30,000 महीने कर दे, तो इस पर कहां कमी नजर आती है हर सरकार। मैंने देखा कि जयराम ठाकुर जी ने भी कहा था, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी लगातार कह रहे हैं, हर नेता मंत्री जो कह रहा है चिट्टे के खिलाफ लड़ाई, पर अल्टीमेटली जमीनी स्तर पर कितनी तैयार है। बिल्कुल पंकज जी, फिर हम उसी विषय पे आ रहे हैं। देखिए, जयराम जी हों या इस सरकार का भी एक स्ट्रेस है कि हमने पुलिस को एक्टिवेट कर दिया, बिल्कुल किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब मेन स्ट्रीमिंग की बात आएगी ना पंकज जी, जब मुख्य धारा में लेके आने की बात आएगी इस प्रवृत्ति के शिकारों को, तो मुझे लगता है कि अब मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, पर आप देखिए कि मेरे पास पिछले दिनों केंद्र सरकार का एक समरी आई मेरे हाथ, हमने उसमें से कई कुछ छापा भी। तो हिमाचल में आईजीएमसी में ओपीडी है कि आप अगर चिट्टे से बाहर आना चाहे, उसमें भी कुछ अति उत्साही मीडिया सेक्शंस ने ये लिख दिया कि 15 दिन में चिट्टे से बाहर आए। तो मुझे ये लगता है कि 15 दिन में अगर आप चिट्टे से बाहर आ सकते हैं तब तो हिमाचल में समस्या ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता, इसकी एक लंबी प्रोसेस है, और ये डॉक्टर्स खुद कहते हैं, हम तो मेडिकल के लोग नहीं हैं। तो होना ये चाहिए था कि अच्छा, जो प्राइवेट लेवल पे या निजी क्षेत्र के डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो मुझे लगता है कि बाउंसर्स के जोर पे चले हुए हैं। वहाँ न केवल मारपीट होती है, बल्कि हमने एक ऊना में कैंपेन चलाया था, और वहाँ हमने 2-3 सेंटर्स वहाँ और 3-4 सेंटर्स कुल्लू और मंडी झिड़ीवाला, वो भी हमने लगातार कैंपेन करके ये बंद करवाए थे। इसमें एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी होती है, तो उसका बल्कि हम इतने इस न्यूज़ कैंपेन के साथ इतने बिलोंग कर रहे थे कि हमारे एक साथी ने खबर लिखी कि मानसिक स्वास्थ्य अथॉरिटी प्राधिकरण जो है वो उसका कोई ध्यान ही नहीं है। तो हमने उसको दिया कि संतुलित नहीं है मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इस हद तक खींच है, क्योंकि जिनके जवान बच्चे मर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीमिंग करवाना चाहते हैं, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। और फिर ये ओनस जो है, आप मुझे क्षमा करेंगे, ये ओनस फिर सरकारों पे आता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पे आता है। जिस तरह की घोर निद्रा पिछले 5 वर्षों से जारी है, उपयोगिता प्रमाण पत्र वहां नहीं गए, नया कोई प्लान नहीं गया, एसएपी जाता है, स्टेट एक्शन प्लान, वो तक नहीं जा सका। तो आप कहां से ये केंद्र बना लेंगे, कहां से मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी? पुलिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में 8 जिलों के लिए 3 बार एडवर्टाइज हो चुके हैं नशा मुक्त केंद्र, लेकिन किसी ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि कहीं भी सहयोग नहीं है किसी भी तरफ से। तो आपने जो एक सबसे बड़ी बात जो कही कि ये जो मेंटल हेल्थ जो अपना प्राधिकरण है,
इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, इसमें प्रोविजनल है, आप मैं कोई भी एड्रेस देके करा सके। और ज्यादातर लोग इसमें वो चला रहे हैं जो खुद आदी है कि एनडीपीएस के कई मामले दर्ज थे और इन पे जांच का भी पूरा कोई तरीका सरकार के पास है नहीं। एक आईएएस अधिकारी ने तो बाकायदा पत्र लिखा केंद्र को कि इसमें कुछ ताकतें हमें तो दो, आप लोगों ने भी खबर छापी थी। अब बात अगले चरण की ओर हम आते हैं कि अल्टीमेटली हमने कहा कि ये लोग विक्टिम है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो ये आता है कि आज के दौर में जिस जगह हम पहुंच चुके हैं, अब ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि एक वर्ग तो वो है जो चिट्टे की चपेट में है, जो 4-5% है, और एक वर्ग वो है जो अधिकांश हुआ है, जो दहलीज पे खड़ा हुआ देख रहे हैं सब क्या है। अब हम लोग दो तरीके हैं, या तो उनको होल्ड करें हम, उनके लिए कोई योजना नहीं है, जो फंस गए 4% उनके लिए योजना नहीं है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण है जो स्कूल कॉलेजेस में यूथ है, आपको क्या लगता है उनके लिए क्या ऐसी योजना सरकार को लानी चाहिए ताकि जो उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनके जो सवाल है, उनका कोई जवाब हो, उनसे कोई संवाद हो, कोई बात हो, कैसा कोई कार्यक्रम सरकार को? इसमें पंकज भाई मुझे लगता है कि हर वर्ग को, जैसे हम गाड़ी में ना कई बार जीपीएस एनेबल कर देते हैं, हमें पता चलता रहता है कि भी ये गाड़ी अब ऊना से क्रॉस हुई, ये अपने अनंतपुर साहब पहुंच गई, ये कहाँ चली गई, उसकी लोकेशन का पता रहता है। खैर इस तरह की कोई भौतिक जीपीएस तो नहीं, लेकिन मानसिक जीपीएस हमें बच्चों के साथ, या जो नई पौध जो आपने बताया कि 90-95% जो उस मतलब खड़े हैं लेकिन आकर्षित हो सकते हैं इस तरफ आने के लिए, उनको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन विभाग आगे आए, शिक्षा विभाग आगे आए, स्वास्थ्य विभाग आगे आए। अब देखिए औपचारिकता का इस प्रदेश ने बहुत नुकसान किया है। औपचारिकताएं कैसे होती हैं? बच्चियों में यौन शिक्षा या जो पीरियड्स उनके आते हैं, उसके लिए जो काउंसलर स्कूलों में आती हैं, उनका एक स्तर है, फिर भी वो खुल के बात करती हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला कहीं गाइड करने जाए इसके लिए अपने ड्रग्स के खिलाफ, तो मैंने कई ऐसे लोगों को सुना जो अपनी बड़ाई करते हैं वहां जाके। मैंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो स्मोकिंग भी नहीं की, मैंने ये भी नहीं किया। ये मतलब एक सैलेड का पार्ट तो हो सकता है पूरे मेन कोर्स में, लेकिन ये मेन कोर्स नहीं हो सकता ना। मेन कोर्स तो ये है कि आप इससे बचें, आप ये करें। पुलिस की जरूरत वहां भी पड़ती है कि आप देखिए गेटवे ड्रग क्या है? गेटवे ड्रग तंबाकू है। तो जितने ये आपके शिक्षा परिसर हैं, कानून तो ये है कि 100 मीटर की परिधि वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीजें मिलती हैं। तो ये रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मुझे लगता है छोटी छोटी शुरुआत से, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अगर हम रखेंगे तो फिर एक बड़ा गोल अचीव कर पाएंगे। आपने एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि गेटवे ड्रग्स। गेटवे ड्रग्स आपने कहा कि जिस तरह हम भी जानते हैं तंबाकू है, सबसे ज्यादा मौतें जो है अनफॉर्चुनेटली तंबाकू से होती है, शराब भी है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह हम चीटी के खिलाफ हैं, आपको नहीं लगता है हम ये जो जिसे हम शुरुआत इसी से होती है अधिकांश लोगों की, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं शराब पीता है, कम से कम चिट्टा तो, आपको नहीं लगता है कि ये भी गलत संकेत दे सकता है? बिल्कुल ये भी गलत संकेत बिल्कुल, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ये गलत संदेश देता है। और बल्कि मैं तो एक चीज आपके इस प्रतिष्ठित चैनल का सहारा लेते हुए आपने अवसर दिया मुझे बात करने का, मैं एक चीज और संप्रेषित करना चाहता हूँ। ये जो एनुअल फंक्शन स्कूलों के होते हैं, वार्षिकोत्सव के पीछे भावना क्या थी? वार्षिकोत्सव के पीछे की भावना ये थी कि पूरा साल जिस बच्चे ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है पढ़ाई में, खेल में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, सह शिक्षण गतिविधियों में, उसको एक तरह से हम सम्मानित करें, पुरस्कृत करें। वहां जो कल्चरल आइटम्स हैं, देखिए मानसिक प्रदूषण कहाँ से शुरू होता है? वहां गीत चलते हैं, बोतल रह गई ठेके, तो ये इस तरह की चीजें, इन चीजों पे भी तो लगाम होनी चाहिए ना। हमें ये जरूर रहता है कि जी उस विचारधारा के लोग हैं, सरकार उस विचारधारा की है, इसलिए उस विचारधारा का कोई गीत ना आए। अब उस विचारधारा की सरकार आ गई, मुझे लगता है बच्चों के लिए तो कोई विचारधारा होनी नहीं चाहिए। उनके लिए तो उनके लिए मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए कि आप अच्छे गीत वहां पेश करें, प्रस्तुत करें। और ये जिम्मेदारी हमारे जो जितने ये लोक गायक हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ लोक गायक, कुछ का आपसे संबंध भी है,
उनकी गायकी को देखिए। और अब जो लोक संगीत के नाम पे सो कॉल्ड फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, और उसमें इन चीजों को, हमारे एक बहुत बड़े हिमाचल से नाम है, उनके गीत राष्ट्रीय स्तर पे गूंजते हैं और सारा कुछ है, उनको शिव भगवान सिर्फ इसलिए याद आते हैं क्योंकि भांग का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा कंट्रोवर्सी थी, माफी मांगी है ना जी। तो अब अगर कोई श्री कृष्ण जी को सिर्फ बंसुरी बजाने के लिए जाने तो ये उसका दोष है ना, श्री कृष्ण जी का दोष तो नहीं है। मैं एक और आपसे रोज साझा करूं, देश का सबसे बड़ा नशा मुक्त कैंपेन एक जिला में बहुत बड़े नेता है हमारे, उनका गवर्नर साहब भी वहाँ आए और वहाँ पे पंजाब के बहुत बड़े कलाकार बुलाए गए थे, मास्टर सलीम साहब, और उन्होंने शुरुआत उनसे कर दी, शिव जी ने पकड़ी थी। और मैं परेशान हो गया कि गवर्नर बैठे हुए हैं, हमारे डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, नशा मुक्त कैंपेन चला है, और हालांकि बाद में इस पर काफी चर्चा हुई, जिक्र भी हुआ मंच पे। आप सही बात कह रहे हैं कि संदेश जो है ना, विशेषकर पंजाबी गानों का बहुत ज्यादा प्रभाव है यूथ पर है। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारे फोक सिंगर भी इसमें, लेकिन पंजाबी गाने में देखा उनमें तो बिना शराब और बिना गाड़ी और बिना गन के बात नहीं, निश्चित तौर पर। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो चीजें है ना, नेगेटिव चीजें, आज सोशल मीडिया आप कह रहे थे, सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीजें देखने को बच्चों को बहुत है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसा पॉजिटिव सोशल मीडिया भी तो शुरुआत होनी चाहिए? वो लोगों को, बच्चों को जवाब मिले उन चीजों। बिल्कुल होना चाहिए उनकी। देखिए, ये उम्र जिज्ञासाओं की होती है, और मैक्सिमम गलतियां तब होती हैं जब सही उत्तर नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आप सिलेबस में वो चीज़ें कर दें, बिल्कुल होनी चाहिए, सिलेबस में कर दें, इनके रिफ्रेशर कोर्सेज लगें, ये आपस में मैच डिसाइड करने वाली जो DSSA लेवल की खेलें होती हैं कि 4-5 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों ने देखा कि कबड्डी के मैच होने हैं, देखा थोड़ा सा बादल आ गया, उन्होंने कहा छोड़ो जी, पर्ची डाल के तय कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जेन्युइनली, बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी के साथ हर पक्ष को अगर कोशिश हर पक्ष करेगा तो ये कोई इतना बड़ा महाज नहीं है, इतना बड़ा मोर्चा नहीं है जिसको हम फतेह न कर सकें। आखिर में राजनीतिक सवाल है ये कि जयराम जी तो खुली पूछना पड़ती है कि हम सरकार के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, और अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो भाजपा अपने स्तर पर चल रही है। हालांकि अभी कांग्रेस का जवाब इस पे नहीं आया है, विपक्ष ने तो अपने स्तर पर एक पहल कर दी है। आपको क्या लगता है, पक्ष विपक्ष मिलकर किस तरह से चले आखिर में कि एक बेहतर हिमाचल की हम कल्पना करें? जो आपका टाइटल जो है वो है, आजकल जो अपनी खबरें लगती है उसमें मेरी टाइटल के लिखते हैं हंसता हिमाचल। तो अब हम उठता हिमाचल की ओर किस तरह बढ़ पाएंगे? देखिए, इसका पंकज भाई सिर्फ एक हल है, वो ये है कि कांग्रेस इसको अपना क्रिटिसिज्म ना समझे, भाजपा इसको कांग्रेस के क्रिटिसिज्म का मंच ना समझे, कांग्रेस इसको भाजपा के क्रिटिसिज्म का मंच ना समझे। ये राजनीतिक समस्या नहीं है, ये मानना होगा। ये राजनीतिक समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या है, ये एक तरह से प्रशासनिक समस्या है। सामाजिक समस्या और पारिवारिक समस्या इसलिए है क्योंकि हमें अपने बच्चों का ही नहीं पता वो कब क्या कर रहे हैं। प्रशासनिक समस्या इसलिए है क्योंकि जब तक प्रशासनिक लोग रिहैबिलिटेशन के एफर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। राजनीतिक समस्या तब बनती है जब प्रशासन की क्लास लेने वाला या प्रशासन को टोकने वाला या प्रशासन को दुरुस्त करने वाले जो स्वर हैं वो चुप हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको भाजपा या कांग्रेस, बड़ी अच्छी बात है अगर जयराम जी ने ये कहा है, लेकिन फिर मेरा सवाल ये भी है कि उनके ही आधे कार्यकाल में ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर क्यों बनाया गया जो एक फाइल तक नहीं ऊपर भेज सके? तो मतलब बात वही वर्तमान में तो और भी खराब है। तो बात वही आ जाती है कि जब कोई मुद्दा चल रहा हो तो उसमें हाथ सेंकने या पीठ सेंकने या हाथ उल्टे करके तापने बहुत लोग आ जाते हैं। जैसे ये पंचायत प्रधान आ रहे हैं आजकल के, चिट्टे का पता चला तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। प्रधान को नहीं पता होगा कौन कौन लोग हैं। आफ्टर ऑल प्रधान कोई USA का मेयर तो है नहीं, न्यूयॉर्क का, कि किसी को जानता नहीं होगा। हिमाचल तो बहुत छोटा सा राज्य है और जिस तरह से पंचायतों का घनत्व है पंकज भाई, हम सबको पता होता है किसके घर में क्या चल रहा है। अगर गरीबों के चैन में प्रधान की इतनी चल सकती है तो चिट्टा रोकने में क्यों नहीं चली आज तक?
उसको नहीं पता किसके घर में क्या चल रहा है, किसका बेटा कौन सी बाइक पे घूमता है, किसका बेटा देर रात को घर आता है, कौन कौन किस तरह। देखिए आदमी की बॉडी लैंग्वेज बता देती है। लेकिन वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी जब से खत्म हो गई ना, सेंस ऑफ कम्युनिटी कैसे खत्म हुई? पहले गांव में किसी बेटी की शादी होती थी, हमने अपनी पीठ पे बर्तन ढोए हुए हैं, ठीक है जी। अब वो टाइम सारा फोन पे जाता है। न्यूक्लियर फैमिली सबसे बड़ा। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली को धक्का लगा, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज आई। उसमें न्यूक्लियर फैमिली में भी 3 ध्रुव हैं, माँ, बेटा और पति, उसका मतलब माँ का हस्बैंड है। तो आप ये देखिए कि वो भी, उनका भी अपना अपना एक संसार है, किसी के पास किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। तो जब सेंस ऑफ कम्युनिटी घर में ही नहीं बची, तो पहले तो ये होता था कि हम स्कूल से आ रहे होते थे और अगर कोई कूल में पत्थर मार रहा और किसी बुजुर्ग ने देख लिया तो हम थोड़े से घबराते थे कि ये ना कहे कि पानी को पत्थर कौन मार रहा है। या शाम को 5-6 बजे के बाद हरी मिर्च तक नहीं तोड़ते थे, चाहे आपका जितना मन किया हो खाने का, क्योंकि ये माना जाता था कि प्रकृति भी अभी सोई हुई है। हम देखिए ना, प्रकृति से अलग हो गए, हम दादी नानी से अलग हो गए, हम सेंस ऑफ कम्युनिटी से अलग हो गए, मतलब कुछ बचा ही नहीं। बहुत बड़ा विषय है। तो नवनीत जी, कुल मिलाकर के लबोलबाब ये निकलता है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को समाज के साथ न्याय भी करना होगा और अपना अधिकार भी दिखाना होगा अन्य विभागों के साथ मिलकर। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से हर वर्ग के कर्मचारी जो हैं वो चिट्ठे में बदले जा रहे हैं, वो अपने आप में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चिट्ठा न केवल हमारे प्रदेश बल्कि सरकार की कुर्सियों पर भी सेंध लगा चुका है, जो अपने आप में चुनौती है। तो नवनीत जी, आपका हमारे साथ समय देने के लिए, आप कवि हैं, चाहता हूँ आखिर में आप 2 लाइनें जरूर इस वर्तमान स्थिति पर आपने लिखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अंदर से आप कवि है, बाहर से जरूर आप पत्रकार हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे कुछ खास इस स्पेसिफिकली इस पे तो याद नहीं है, पर मैं अपनी गजल के 2 शेर सुना देता हूँ कि चश्मा, आप ये मान सकते हैं कि ये जिनको हम अभी विक्टिम मान रहे हैं या पीड़ित मान रहे हैं, अगर इनकी मेन स्ट्रीमिंग हो जाए तो ये क्या कह सकते हैं। मैं वो 2 पंक्तियां अर्ज करता हूं कि चश्मा बहता हुआ दरिया भी तो हो सकता है, चश्मा बहता हुआ दरिया भी तो हो सकता है, कद मेरा आपसे ऊंचा भी तो हो सकता है। और आपने खुश्क बताया है मेरी आंखों को, ये मेरा झील पे पहरा भी तो हो सकता है, ये मेरा झील पे पहरा भी तो हो सकता है। और ईंट के बदले में पत्थर नहीं फेंका जिसने, कोई तहजीब का मारा भी तो हो सकता है। क्या बात है। तो इसी के साथ आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत